नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव में अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा बचाने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार से अलग अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार ने 19 साल शासन संभाला है। आप जानते हैं, कई बार पाले बदले, दुश्मनी और दोस्ती दोनों निभाई, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। मगर अब उनके बिहार में बीजेपी खुलकर सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है और साथ ही नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ आरक्षण विरोधी काम भी कर रही है। आज बिहार में तेजस्वी यादव ने इसी पर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सीधे निशाने पर नीतीश कुमार थे, लेकिन नुकसान बीजेपी का होना तय है। उधर राहुल गांधी के 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद बीजेपी को गुजरात में डर तो लग ही रहा है और यूपी में भी अब बीजेपी घबराई हुई दिख रही है। तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन गुजरात में रहे और गुजरात में उनका एक भाषण काफी वायरल है। उस भाषण में उन्होंने अपने लोगों, अपने साथियों और विद इन दी पार्टी जो कह सकते हैं, यानी अंदरूनी गतिविधियों में जो उनके साथी, उनके सहयोगी, उनके कार्यकर्ता लिप्त नहीं हैं, बल्कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया है, उसकी बानगी जरा राहुल की जुबानी सुन लीजिए। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, गुजरात से इधर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार भी चलेंगे, क्या कुछ चल रहा है। और उन सबके बीच कल से जो लोकसभा और राज्यसभा की गतिविधियां शुरू होंगी, यानी संसद का सत्र और उसका दूसरा बजट सत्र, उसका दूसरा फेज जो कल से शुरू हो रहा है, उस पर भी चर्चा। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह कर। तो यहां साफ साफ एक पैगाम, एक मैसेज अपने अंदर जो विद इन दी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए, नेता हैं उनके लिए, वरिष्ठ नेता उनके लिए यहां राहुल गांधी ने 2 दिन के गुजरात दौरे के बाद दे दी। और वहां से बीजेपी को गुजरात में डर तो लग ही रहा है, लेकिन डर इधर उत्तर प्रदेश में भी अब बीजेपी को लग रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में घबराई हुई दिख रही है। महाकुंभ की कामयाबी पर योगी आज तक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन लोकसभा में मिली हार 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में भी भारी न पड़ जाए, इसका डर भी शायद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लग रहा है। जी हां, आपको पता ही है कि 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और उसमें से कितनी सीटें गंवा चुकी बीजेपी इस बार, आप याद कीजिए। 43 सीटें तो इधर इंडिया गठबंधन के पास थीं, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। तो ये एक डर है, इसलिए योगी आज दिल्ली से मोदी से दिल्ली में मिलने आए और राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और उसके साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों की नियुक्तियों पर चर्चा की। इधर राहुल गांधी गुजरात का 2 दिन का दौरा खत्म करके लौट आए हैं और अब उनका फोकस बिहार पर है। 12 मार्च को राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से मिलेंगे। 12 मार्च यानी 2 दिन बाद, कल 10 है, उसके बाद 11, फिर 12, तीसरे दिन। और कृष्णा अल्लावरू ने अभी काफी वक्त बिहार में गुजारा है, जब उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया था। वहीं कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार बिहार में 16 मार्च से यानी अगले हफ्ते से 14 अप्रैल तक लगभग 1 महीने बिहार को नौकरी दो यात्रा निकालने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार में, बिहार को नौकरी दो। कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारना कांग्रेस की नई रणनीति है, उसमें भी बिहार को नौकरी दो यानी युवाओं को अपने साथ जोड़ो, यह काम कन्हैया कुमार करने जा रहे हैं। इधर मोदी भी अब अप्रैल में फिर बिहार पहुंचने वाले हैं और फिर से कई उद्घाटन
और शिलान्यास कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी बिहार में हिस्सा लेने वाले हैं। मोदी का बार बार बिहार पहुंचना बता रहा है कि बीजेपी के लिए तेजस्वी अब बड़ी चुनौती बन गए हैं। वैसे भी तेजस्वी यादव ने अब बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। आज आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लीडरशिप में, नेतृत्व में एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में आरजेडी का आरोप है कि हमारी सरकार ने बिहार में 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, लेकिन एनडीए ने उसे रोककर अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान कर दिया है। क्या कुछ कहा इस मसले पर तेजस्वी यादव ने? दरअसल तेजस्वी यादव का कहना है कि इस वर्ग को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे कम 50,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव सीधे मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जब हम लोगों की 17 महीने महागठबंधन की सरकार थी, तब हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाने का काम किया। लगभग 16% हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाया और उस समय भी हम लोगों की मांग थी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया है और हम लोगों ने कैबिनेट से भी सिफारिश करके केंद्र सरकार को भेजा था कि 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को जो है आप डालिए ताकि आरक्षण जो है सुरक्षित रहे। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासी भाइयों का, इसमें आरक्षण हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया था। आप सब लोगों को पता है कि भाजपा के लोगों ने 10 महीने तक केंद्र सरकार ने इसको अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट कचहरी जा करके इसको जो है आरक्षण को फंसाने का काम किया गया, लटकाने का काम किया गया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बिहार सरकार के वकील जो हैं मजबूती से इस मुकदमे को नहीं लड़ रहे, यानी चाहते हैं कि आरक्षण जो है 16% जो बढ़ाई गई उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो तो यहां आप सुन रहे थे सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं आरक्षण के मसले पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार के ऊपर। आरक्षण पर आर पार की लड़ाई में क्या बीजेपी को फिर से 2015 जैसा नुकसान होगा बिहार में, यह देखना होगा। क्योंकि अभी जिस तरह से मोहन भागवत, धीरेन्द्र शास्त्री, श्री श्री रविशंकर और द्वारिका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती सब बिहार पहुंचे हुए हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व का मुद्दा गर्म कर रही है और दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ माहौल बना रही है। साथ ही उस हिंदू राष्ट्र की बात बिहार में उठने लगी है जिसकी मुखालफत खुद नीतीश कुमार ने हमेशा की। 92 साल में के जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, शायद 92 साल के हैं, लेकिन या उससे ज्यादा के होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 1992 आ जाइए, जी हां, जहां तक मुझे ध्यान है 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को लालू जी ने रोका था और नीतीश कुमार ने उनकी इस बहादुरी की तारीफ की थी। लेकिन अब उन्हीं नीतीश कुमार की सरकार में धीरेन्द्र शास्त्री ने खुलेआम, जी हां, वही बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, इसने खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा है कि उनका संकल्प हिंदुओं को बचाना है, उन्हें जगाना है। कह रहे हैं यहां धीरेन्द्र शास्त्री कि हमारा संकल्प हिंदुओं को बचाना है, उन्हें जगाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सभी हिंदू एकजुट हो तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा। सभी हिंदू एकजुट हों तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा। वहीं बांका में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने विवादास्पद दावा किया है कि भारत के संविधान में हिंदुओं को धर्म की शिक्षा देने से रोका गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूलों में हिंदू बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती।
स्कूलों में हिंदू बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। ये साहब कह रहे हैं, शंकराचार्य महाशय, सदानंद सरस्वती। जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि स्कूलों में रामायण और गीता की शिक्षा दी जाती है। उधर मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत ने कहा कि राजनीति में रुचि रखने वाले स्वयंसेवक भाजपा को अपने करीब इसीलिए पाते हैं क्योंकि उसने अनुच्छेद 370 हटाने और श्री राम मंदिर के आरएसएस के मुद्दे को पूरा किया। राम मंदिर और 370 हटाने के मुद्दे को भाजपा ने पूरा किया। नीतीश कुमार की सारी जिंदगी दोस्तों राजनीति इस तरह की बातों में रही है जहां सांप्रदायिकता ना हो, यानी सांप्रदायिकता के खिलाफ की राजनीति उन्होंने की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया है, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे सरेंडर कर दिया है जैसे नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने किया है। मोदी देश का नुकसान करा रहे हैं और नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार का नुकसान करा रहे हैं, क्योंकि बिहार में आरएसएस की इतनी पैठ कभी नहीं थी जितनी नीतीश के शासन में बन गई है। और अब हिंदू त्योहारों पर सांप्रदायिक नफरत जाहिर करने की घटनाएं भी होने लगी हैं। याद कीजिए कि किस तरह कुछ समय पहले बिहार शरीफ का ऐतिहासिक मदरसा जला दिया गया था। तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने घुटने टेके हैं या मोदी ने अपनी अलग रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है? क्या यूपी और बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नीतीश कुमार क्या सरेंडर हो गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने? नरेंद्र मोदी तो सरेंडर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या नीतीश बाबू सरेंडर हो गए हैं? श्री श्री रविशंकर, धीरेन्द्र शास्त्री, मोहन भागवत, सदानंद सरस्वती, ये तमाम धर्म गुरु आखिर क्यों पहुंचे हुए हैं बिहार? और जो बातें हो रही है वहां पे सब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या किसी एजेंडे के तहत यह सब कुछ हो रहा है बिहार में? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर भागे भागे यहां दिल्ली नरेंद्र मोदी के पास क्यों पहुंचे? क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ गड़बड़ होने वाला है? बहुत सारी बातें, इन बातों का कुछ टोह, कुछ जानकारी, कुछ डिकोड, ये सब करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, लेकिन खासकर बिहार में और इधर देखा जाए तो कल से संसद का नया सत्र, नया नहीं बल्कि बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा खूब होगी। नरेंद्र मोदी के सामने एक और भी बड़ी चुनौती है जो सरेंडर करते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो यह भी पूछा जाएगा कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों कर दिया? तो ये तमाम बातें हैं। इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं अमलेंदु जी कि आखिर देश में चल क्या रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? राजीव जी, लगता तो निश्चित तौर पर यही है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके के सियासी हलचल चल रही है बिहार में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, राजीव जी इसमें महाराष्ट्र को भी जोड़ लिया जाए, वहां भी जो हलचल चल रही है और अंतरराष्ट्रीय फलक पर जो हलचल चल रही है, इससे साफ दिखाई पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। एक तो राजीव जी, जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला बढ़ता जा रहा है, ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द जो है उसके लिए नहीं निकल रहा है उसके खिलाफ, तो इसको लेकर की भी देश में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये प्रधानमंत्री आखिर खामोश क्यों हैं और ट्रंप का जवाब कोई क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको लेकर ये सरकार लगातार घिरी हुई है कि किस तरीके से छोटे छोटे देश जो हैं वो अपनी शर्तें ट्रंप के सामने रख रहे हैं और ट्रंप को तुर्की व तुर्की जवाब दे रहे हैं और ट्रंप पीछे हट भी रहे हैं और लोग के सामने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपने 56 इंच का सीना नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरा राजीव जी, आज बिहार में जिस तरीके से हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तेजस्वी यादव की, और उसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बातें कही, वो सीधा सीधा प्रहार जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर है कि नीतीश कुमार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर जिस राजनीति की नीतीश कुमार बात करते थे उस राजनीति को भूल चुके हैं और एक तरीके से उन्होंने आरक्षण चोर तक जो है वो इन सबको कह दिया, पूरे एनडीए को।
कि आरक्षण चोर है ये सब। तो ये जो तेजस्वी ने आज हमला बोला है राजीव जी, और इस समय बोला है कि जब मोहन भागवत जो है वो बिहार में मौजूद है, और मोहन भागवत बता रहे हैं कि अब बुरे दिन जो है जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, अच्छे दिन आने वाले हैं, वरना तो मोदी जी से सवाल पूछे जाने लगते कि अच्छे दिन का क्या हुआ भाई, जो 11 साल पहले आपने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन बाद मोहन भागवत ने वही कही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अब मोहन भागवत के कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 दिन जो है वो खत्म होने वाले हैं, दुर्भाग्य के दिन खत्म होने वाले हैं। तो भाई बिहार का अब तक क्या दुर्भाग्य था? अगर बिहार में अभी तक दुर्भाग्य था तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 19 साल से इस दुर्भाग्य में साथ क्यों दे रही थी? वहां भागवत से सवाल तो बनता है कि भागवत जी ये बताइए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप प्रमुख हैं, जो आपके राजनीतिक फ्रंट है भारतीय जनता पार्टी, वो 19 साल से इस दुर्भाग्य को क्यों बढ़ावा दे रही थी, इस दुर्भाग्य में क्यों भागीदार बनी हुई थी? तो अगर बिहार का कोई दुर्भाग्य था तो इस दुर्भाग्य की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। या तो राजीव जी, मोदी जी और भागवत जी के बीच में कुछ ज्यादा छिड़ गई है कि अब भागवत जी जाकर बिहार में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वो दुर्भाग्य के साथ थी, तो अब वो ये बताना चाहते हैं, या फिर जो है यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार को धक्का दिया जाना है। और ये राजीव जी भारतीय जनता पार्टी की जो हरकतें हैं उनसे साफ समझ में आता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब अंदरूनी चीजें जो है वो एनडीए में होने लगी हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को धकेलना चाहती है। ये उसका सबसे बड़ा लक्ष्य इस समय मालूम पड़ता है। उसी तरीके की तैयारियां चल भी रही हैं। भागवत जी के बयान हों, चाहे तमाम बाबा जो बिहार में पहुंच गए हैं, वो सब जो कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए ही नया सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अब इनसे कैसे बाबाओं से निपटते हैं और किस तरीके से मोहन भागवत से निपटते हैं और किस तरीके से बीजेपी से निपटते हैं, फिलहाल तो वो उनकी जो वीडियोस वायरल हो रही सब, कभी किसी के पैर छूने लगते हैं, कभी किसी के पैर छूने लगते हैं। तो क्या इस स्थिति में नीतीश कुमार पहुंच गए हैं कि अब पैर छूकर ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? इसका मतलब क्या नीतीश कुमार ने खुद जो हार मान ली है कि अब वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहे या उनके पास उनकी क्षमता नहीं रही? ये सवाल भी नीतीश कुमार के ऊपर राजीव जी उठ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में राजीव जी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के अंदर भी जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि जब मिल्कीपुर का उपचुनाव हो जाएगा उसके बाद योगी जी से बदला लिया जाएगा, लेकिन अब मिल्कीपुर भी चुनाव जीत चुके हैं। और मिल्कीपुर का चुनाव क्या, जब महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, तो अब योगी जी रहे या ना रहे तो क्या जरूरत है अब योगी जी की भी? तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भी चल रहा हो कि जब हमको सब कुछ चुनाव आयोग के जरिए कर ही लेना है तो योगी जी की भी जरूरत क्या है, कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। कोई केशव प्रसाद मौर्य या कोई और कोई भी जो है एक बैठा दिए जाएंगे, चलता रहेगा। पर्ची किसी की भी निकल आएगी तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा, तो दिक्कत क्या है? तो हो सकता है राजीव जी यहाँ भी कुछ चल रहा है। चूंकि नरेंद्र मोदी से मुलाकात योगी जी की जो हो रही है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक तो जो था दुआ सलाम नहीं होती थी, एक दूसरे का नमस्ते नहीं ले रहे थे। अब मुलाकात भी हो रही है। दिल्ली आगमन पर ना, नोएडा तो कई बार आए हैं योगी आदित्यनाथ, कितनी बार मिले हैं जाकर प्रधानमंत्री से, तो अब जाकर मिलना हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कुछ बड़ा हो रहा हो सकता है राजीव जी होली पे जो है कुछ ना कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में बड़ा हो जाए। इस तरीके की संभावनाएं जो बताई जा रही है, जो चर्चा चल रही है, तो हो सकता है कि होली पर जो है वो कुछ रंग गुलाल जो है उत्तर प्रदेश में भी छिड़क दिया जाए मोदी जी की तरफ से। ऐसा भी हो सकता है राजीव जी, बहुत कुछ हो सकता है। होली की बात आप कर रहे हैं, बढ़िया है। होली अभी अगले सप्ताह है, लेकिन उससे पहले इधर संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, अगेन मतलब दूसरा फेज उसका बजट सत्र का। लेकिन उससे पहले बिहार में जो कुछ हो रहा है और एक साथ इतने बाबाओं को वहां उतारा गया है, योगी आदित्यनाथ का भागे भागे दिल्ली आना क्या मायने रखता है, जरा समझना चाहता हूं जयशंकर जी आपसे। कैसे देखते हैं जयशंकर जी देश की सियासत, दोनों जगह यूपी और बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अब बिहार में तो चुनाव ही होने वाला है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें बड़ा होने ही वाला होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जो उसका परंपरागत जनाधार है उसके छाती पे सांप लौटते रहा है कि कैसे 1989 के बाद से, 90 के बाद से राधा कहिए, कि पिछड़े जातियों के दो लोग बिहार की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार। कोई भी अगड़ी जाति का, सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री इसके बाद से नहीं बन पाया है। और भाजपा लगातार, इस बार तो सीटें उसकी ज़्यादा हो गई, उसके बावजूद वो दूसरे दर्जे के सहयोगी बन करके वो नीतीश कुमार को झेल रहे हैं। तो उनके मन में बार बार ये बात तो उठती है
कि भाई अब इससे मुक्ति पाना चाहिए, अब इसे छुटकारा पाना चाहिए, और सारा खेल इसी को लेकर के हो रहा है। तो दूसरा यह है कि जो बाबाओं का खेल है, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इन सबों को कोई अदालत में खींच कर ले नहीं जाता है। जिस ढंग की बात हो, क्या बोलते हैं, भोगेश्वर धाम, क्या धाम उसका कोई, वो जो शास्त्री है, तो वो तो जिस ढंग की भाषा बोल रहा है वो तो संविधान के विरुद्ध है। इस तरह की भाषा आप कैसे बोल सकते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू एकजुट होंगे और ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें करने का मतलब है कि सीधी सीधी संविधान विरोधी है, उसको अदालत में खींचना चाहिए। और यही वो बाबा है ना, जब इलाहाबाद के महाकुंभ तथा कथित महाकुंभ में लोग मरे, भगदड़ में मरे, तो इसने कहा कि जो मरे वो तो मोक्ष, सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गए। अरे भाई ठीक है, तो तुम भी क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त हो गए यार? तुम भी जाते भगदड़ में शामिल हो जाते, भीड़ में शामिल हो जाते। तुम्हारे लिए तो वीवीआईपी स्नान ध्यान की व्यवस्था कराई गई और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ तो, जब भी कोई चुनाव आता है राजीव जी, तो ये बाबाओं की अचानक सक्रियता बढ़ जाती है, उनके बड़े ऐसे कुत्सित बोल शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी जो एक पुलिस के अधिकारी का जो बयान आया होली पर, ये सारी कार्रवाइयां जो हैं एक सिलसिले में हैं। औरंगजेब को लेकर के जिस तरह से बहस छेड़ी जा रही है, पूरे देश भर में बहस चलाने की कोशिश की जा रही है, ये सब कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति का ही एक हिस्सा है। और इसके मद्देनजर ही सारा ये काम ये लोग कर रहे हैं। उसी में बाबाओं का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल, मतलब मजाक का विषय बना दिया है। और तेजस्वी ने सही पकड़ा है, तेजस्वी ने जो किया है कि भाई हम आरक्षण के बारे में हमारा जो कमिटमेंट रहा है, जातिगत जनगणना तो चलो ठीक है, वहां उन्होंने आंकड़े तैयार कर लिए थे, उस पर उन्होंने 65% रिजर्वेशन देने की बात भी कर दी थी, लेकिन अब उस पर रोक लग गई है। अब रोक लग गई है तो जाहिर सी बात है इसमें दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महादलितों का हिस्सा ही मारा जा रहा होगा। तो उसको इशू बनाया है तेजस्वी यादव ने। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है राजीव जी, जो कृष्णा अल्लावरू हैं, वो काफी रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और कर्नाटका में शायद कांग्रेस की जीत में उनका बड़ा योगदान भी बताया जाता है राधा। तो उनको भेजा गया है, तो वो थोड़ा परिस्थितियों को समझने में लगे हैं और कैसे एक्टिवेट किया जाए कांग्रेस को। अब राहुल गांधी जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक नई ऊर्जा बिहार के कांग्रेस के लोगों को भी मिलेगी। और जो कन्हैया कुमार को लॉन्च करने की बात हो रही है वहां पे कि 1 महीने का वो बेरोजगारों को रोजगार दो, बिहार के लोगों को रोजगार दो, ये अभियान चलाने वाले हैं, तो उससे युवाओं में असर पड़ सकता है। खासतौर से जो बेरोजगार युवा हैं, जो बार बार जो ठगे जाते हैं भर्ती के नाम पे या परीक्षाओं के नाम पे, परीक्षाओं में धांधली के नाम पे जो ठगे जाते हैं, तो उनके बीच ये अपना असर जमा सकते हैं। मेरा मानना यही है कि अगर विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दलों का ईमानदार गठबंधन हुआ और ईमानदारी से उस पर अमल भी हुआ जी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान का या जीतन राम मांझी जी का जो गठबंधन है, ये बहुत कारगर नहीं हो पाएगा। क्यों? अच्छा, नीतीश कुमार की हालत तो इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग तो बड़ा कई बार बहुत मतलब लगता है कि अब उनके बारे में कोई चर्चा ही ना की जाए। जिस ढंग का वो बिहेव कर रहे हैं, वो पब्लिकली जो बिहेव कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि या तो उनका मानसिक संतुलन खो गया है या उनके दिमाग में घूम रहा है कि कैसे भी एक बार और मुख्यमंत्री बन जाएं ताकि उनके नाम एक रिकॉर्ड कायम हो जाए देश के सबसे लंबे समय तक, लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहने का। तो हो सकता है कि उसके लिए वो कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो जिस ढंग से सरेंडर कर गए हैं। एक बयान उनका नहीं आ रहा है, मोहन भागवत जो बोल रहे हैं उसके बारे में, या भागेश्वर क्या है, वो भोगेश्वर जो शास्त्री है उसके बारे में उनका कोई बयान नहीं आ रहा है कि भाई इस तरह की बात बिहार में आकर के तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दबाव में महसूस कर रहे हैं खुद को, अपने आप को, और उनकी पार्टी में भी एक तरह की बेचैनी बढ़ रही है। देखिए, उनकी पार्टी में 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो सीधे सीधे भाजपा के साथ हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा जी को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन जो जनाधार है उसमें सवर्णों का छोटा एक हिस्सा है उनके साथ, लेकिन
पिछड़ी जातियों का, खास तौर से जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा ये जातियां हैं, ये उनके साथ हैं, उनके साथ लामबंद है। और दूसरा जो अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियों का बड़ा समर्थन नीतीश कुमार के साथ रहा है। तो अगर तेजस्वी यादव का अभियान जोर पकड़ेगा और नीतीश कुमार उस पर चुप्पी साधे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा ये कि बिहार के जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, उनके बीच भी नीतीश कुमार की अपनी एक पकड़ रही है। उनको लोग मानते रहे हैं कि भाई ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार जी के सेकुलरिज्म पे या सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे हम डाउट नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इन सवालों पे जब तक उनकी चुप्पी बनी रहेगी तो वो लोग भी अब पूरी तरह से इस बार कट जाएंगे। इस बार हमको नहीं लगता है कि उनके साथ कोई जाने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति क्या हो सकती है, उसका तो साफ साफ है। एक तो वही धर्म का नाम उठाएंगे, हिंदू बनाम मुस्लिम का ये चुनाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल पाई थी और लोकसभा के चुनाव में नहीं मिल पाई थी, और बिहार में भी पिछले चुनावों में भी 1-2 चुनावों में उनको उतनी कामयाबी इस मुद्दे पर नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार अगर हमारी सरकार बन जाती है बिहार में, जैसे अभी महाराष्ट्र में बना लिया, हरियाणा में बना लिया, दिल्ली में बना लिया, तो एक तरह का जो अश्वमेध यज्ञ है उनकी जीत का, वो अगर बिहार में फेल हो जाता है तो फिर दोबारा हम लोग कभी लौट नहीं पाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता घोषित कर दिए गए हैं, और अगर उनकी नेतृत्व में सरकार बनती है, राजद, कांग्रेस और वाम दोनों की सरकार बनती है, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि ये जो नारा दे दिया ना आरक्षण के लिए, आरक्षण बचाओ अभियान चलाने का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का हो या सड़क पर जाकर के लड़ना हो, तो इसके असर दूरगामी पड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता है। तो शायद हो सकता है कि भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा ओबीसी और एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज को भी जोड़ने के साथ में कुछ केमिस्ट्री बनाने की बात हो सकती है। दूसरी बात जो आपने कही थी उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में तो बाबा हमारा जो है योगी, डाल डाल और पात पात दोनों का खेल चल रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी चाहते हैं कि भाई इनसे जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए, हमारा अपना कोई आदमी जाकर के बैठ जाए। क्योंकि वो बार बार वो न सिर्फ मोदी जी अपने लिए बल्कि अपने उत्तराधिकारी के लिए भी एक चुनौती मानते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ को। ये कहीं ना कहीं लगता है, और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि दबी जुबान से, या जो आरएसएस भी जब मोदी जी 75 साल पूरा करेंगे तो एक दबाव बनाने की कोशिश होगी कि भाई अब जो नियम आपने सबके लिए बनाए थे उस नियम का पालन करते हुए आपको भी किसी और को सत्ता सौंपनी चाहिए। मोदी जी करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी आदत, उनकी रणनीति और कार्यशैली को जानते हुए लगता नहीं है कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो फिर पेशबंदी अभी शुरू हो रही है। अब अमित शाह जी सामने आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी सामने आएंगे, या कोई और चेहरा, राजनाथ सिंह जी भी इधर कुछ बोलने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो भाजपा में एक तरह का माहौल तो उथल पुथल का जरूर है। वो क्या करेंगे लोग, क्या नहीं करेंगे, ये बिहार बड़ा भारी उनके लिए मुनस्सर करेगा। बिहार में हारेंगे या जीतेंगे, ये उनकी भविष्य की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद ही कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का एक्सपेंशन करने की बात भी हो रही है कि शायद कैबिनेट का पुनर्गठन करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने 2-3 सहयोगियों से बहुत प्रसन्न नहीं है। खासतौर से जो सहयोगी दलों के संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके जो हालिया बयान आ रहे हैं, जिस ढंग के बयान आ रहे हैं, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ भी बहुत प्रसन्न नहीं है। तो हो सकता है कि कल प्रधानमंत्री से बात करेंगे या मिलकर के इस पर कोई चर्चा करेंगे कि भाई कैबिनेट रिशफल करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन ये बात सही है कि मोदी और अमित शाह जी की आंख में किरकिरी बन करके तो आदित्यनाथ लगातार बने हुए हैं और बने हुए हैं। तो इसलिए अब देखा जाए क्या होता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आगे देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस देश की और खासकर जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत है उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है आने वाले समय में। और बिहार के अलावा वक्फ बोर्ड का मामला जब अगर आता है तो नीतीश बाबू भी और उधर दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी, ये दोनों फंसे हुए नजर आते हैं। जरा आना चाहता हूं अमलिंदु उपाध्याय जी एक बार फिर आपके पास, और
नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं से, नीतीश कुमार से भी, और उधर चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी उनके नेताओं उनसे भी वक्फ बोर्ड के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नेता हैं वो उन लोगों ने बात की है और अपना विरोध जताया है। और चूंकि कल से अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, वक्फ विधेयक इसमें आना है और उसे पास कराने की कोशिश करेगी भाजपा। लेकिन यहां कैसे, कितना फंसी हुई यहां नजर आती है ये दोनों पार्टियां, जरा आपसे समझना चाहता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर यहां दोनों पार्टियां नरेंद्र मोदी की सरकार का साथ देते हुए नजर आएंगी, जो अभी सरकार में है वो साथ देते हुए नजर आती हैं, तब आने वाले समय में, चलिए बिहार का चुनाव है, नीतीश बाबू के लिए वो कितना खतरनाक हो सकता है सरकार के साथ जाना। और अगर नहीं देते हैं, यानी सरकार का साथ नहीं देते हैं, तब क्या होगा? यहां इधर और उधर वाली बात है, लेकिन बहुत ही एज पे हैं, तलवार की धार पे हैं, यह माना जाए। तलवार की धार पर है, खासतौर से नीतीश कुमार बहुत तलवार की धार पर है। चंद्रबाबू नायडू के लिए तो अभी खैर लंबा समय है, 4 साल से ज्यादा का समय है कि वहां जब चुनाव होने हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए तो चुनाव हाल फिलहाल सामने ही है, बिल्कुल आंखों के सामने है। तो अब संकट नीतीश कुमार के सामने होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या रुख अपनाते हैं। अगर उन्होंने, राजीव जी, भगवा पूरी तरीके से धारण कर लिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जय श्री राम करेंगे अपने नीतीश कुमार जी और भागवत कथा पढ़ेंगे, तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाकर, मतलब उस पर सरकार के साथ में जाकर वोट करेंगे फिर और उसको पास कराएंगे। और अगर नीतीश कुमार, जैसा कि कहते रहते हैं, अभी तक उनका दावा रहा है कि वो समाजवादी हैं और उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है, अगर ये बात सही है राजीव जी, तो फिर नीतीश कुमार इसका विरोध वहां उनको करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी ललन सिंह ने लोकसभा में खड़े होकर इस बिल के समर्थन में जिस तरीके से बातें कही थी, उससे बड़ा संकट महसूस होता है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस मसले पर लोकसभा में एकजुट रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। ये राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय नीतीश कुमार को हर तरीके से तोलना भी चाहती है और तोड़ना भी चाहती है, दोनों काम करना चाहती है। तोलना ये चाहती है कि नीतीश कुमार में कितना दम है कि ये विरोध के स्वर किस हद तक उठा सकते हैं, सत्ता इनके लिए कितनी प्यारी है, ये कहां तक जाकर अपने सिद्धांतों से समझौता कर सकते हैं, कितना आगे पढ़ सकते हैं। तो ये तो इस मामले में तो तोलना चाहती है। वक्फ बोर्ड पे नीतीश कुमार की तो जो है वो तुलाई हो जाएगी कि नीतीश कुमार जो कितने पानी में खड़े हुए हैं, जो अभी तक बात करते रहे। भाई इधर तो वक्फ बोर्ड का राजीव जी बिल लाया जा रहा था, उधर घोषणा की जा रही थी बिहार में कि वो मदरसे में बनाए जाएंगे 200 नए, ये घोषणा की जा रही थी ठीक उसी समय बिल आने के बाद। तो यानी नीतीश कुमार ने उस समय अपनी जो थी वो बता दी थी कि किस तरीके से वो राजनीति वहां करना चाहते हैं बिहार में। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष के लोगों के जेपीसी में जो प्रत्यावेदन थे उनको अस्वीकार कर दिया गया, डिसेंट नोट्स नहीं दिए गए, उसमें बताया ही नहीं गया कि डिसेंट नोट्स हैं, और वो सीधे एक रिपोर्ट जो थी वो सौंप दी गई, पास कर दी गई। तो जाहिर सी बात है राजीव जी की नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों लोगों ने उसी में सरकार के उस बिल का समर्थन किया होगा, तभी हुआ है, वरना इनकी तरफ से भी कोई नहीं चाहिए थे प्रत्यावेदन। और इससे पहले राजीव जी वो जो दिल्ली में जलसा हुआ था तमाम मुस्लिम संगठनों का, और उसमें साफ तौर पर जो था वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कहा गया था, वो जो उनके चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एक अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता थे, उनका बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ था। तो अब इस पे सीधा सीधा सवाल जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से होगा, ये देखना होगा कि ये लोग अब कहाँ खड़े होते हैं। इधर राजीव जी जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने जो लड्डू के मसले को लेकर आंध्र में राजनीति करना शुरू की थी, तो ये समझ में आता है कि चंद्रबाबू नायडू भी अब शायद जो है वो जय श्री राम करने लगे हैं, और या उसी तरफ की राजनीति करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस तरह की राजनीति करना चाहते हो, लेकिन फिर उससे बैक हुए थे वो। लेकिन नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा संकट जो है इस समय इस मसले पर नजर आता है। तो नीतीश कुमार को बीजेपी राजीव इस मसले पर तोड़ना भी चाहती है, और तोड़ना इस तरीके से चाहती है कि अगर नीतीश कुमार ये तय करते हैं कि उनको इस के बिल के समर्थन में नहीं जाना है, तो देखना होगा कि नीतीश कुमार के कितने लोग इस बिल के विरोध में वोट करते हैं और कितने सरकार के पक्ष में वोट करते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार ये हिम्मत जुटा पाते हैं कि नहीं जुटा पाते हैं कि इसका विरोध किया जाए। तो नीतीश कुमार को बीजेपी ये तोलना चाहती है कि अगर इस बिल पर ये साथ रहते हैं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के,
तो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे के संबंधों पे लगता है पुनर्विचार करेगी, किस तरीके से उसको करना है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए राजीव जी, बीजेपी शायद ये मौका तलाश रही है कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से कोई ऐसा मौका दे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ सके। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को इसी बहाने जो है अलग किया जाए कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए बीजेपी जो है बिहार में अलग अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से मनाही कर दी है नीतीश कुमार की एंट्री की, कि नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी, तो नीतीश कुमार के सामने चारा सिर्फ यही है, या तो बीजेपी के साथ रहें या फिर अलग जाकर चुनाव लड़ें, यानी 3 महामोर्चे फिर चुनाव लड़ें। तो अब ये देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि इस मसले पर नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। और जब तक इस पे उनका कोई फैसला नहीं आएगा राजीव जी, तब तक नीतीश कुमार की राजनीति क्या है इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि ये बिल पे काफी कुछ निर्भर करेगा नीतीश कुमार की आगे की राजनीति, नीतीश कुमार के आगे का कदम और बीजेपी के भी आगे के कदम, कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या शुरू करने जा रही है। जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं जयशंकर जी कि क्या आपको भी लगता है कि यहां नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और खासकर वक्फ संशोधन बिल पे बुरी तरह फंसे हुए हैं, या ये मामला इन लोगों के लिए बहुत आसान है? और खासकर चंद्रबाबू नायडू तो चलिए वहां ऑलरेडी 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव, यानी अब 5 साल बाद 2029 में वहां विधानसभा का चुनाव होना है आंध्र प्रदेश में। लेकिन जब बिहार की बात करें तो नीतीश बाबू तो यहां फंसे हुए नजर आते हैं। और ऐसे में समर्थन देना नहीं देना कितना मायने रखता है नीतीश कुमार के लिए, उनकी पार्टी के लिए? पे तो है, बिल्कुल दोनों ही हैं। दोनों की सेकुलर तथाकथित सेकुलर राजनीति या सेकुलर क्रीडेंशियल्स जो है दांव पे लगेंगे। जब वक्त संशोधन विधेयक आएगा, उस पर जब मतदान की बात होगी, तो यकीन मानिए कि कोई ना कोई लाइन तो लेनी पड़ेगी। और नीतीश कुमार के सामने वाकई धर्म संकट तो है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सामने है। अगर वो सरकार के साथ जाते हैं तो फिर उनकी पार्टी में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या लाइन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और चंद्रबाबू नायडू के यहाँ भी, अब चूंकि उनके पास उस ढंग से, चूंकि आंध्र प्रदेश बनने के बाद अल्पसंख्यकों की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह गई है आंध्र प्रदेश में, जितनी पहले संयुक्त आंध्र प्रदेश में होती थी। तेलंगाना के इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है, तो उसको लेकर के शायद वो हो सकता है कुछ ढीला ढाला रवैया है। मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश ये लोग करेंगे, जिसमें सरकार भी थोड़ा झुके नीचे आए और ये लोग भी अपना कुछ करें। हो सकता है इस तरह की कोई बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि असंतोष तो एकनाथ शिंदे से लेकर के नीतीश कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू के लोगों में भी है, लेकिन करें क्या? उनके सामने कोई विकल्प रह नहीं गया है। उन्होंने अपने विकल्प के रास्ते सारे लगभग दरवाजे बंद कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इमर्ज कर रही है, इंडिया अलायंस की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं, उसको देखते हुए अब उनकी मजबूरी है कि जाएं तो कहाँ जाएं। रहेंगे तो या तो फिर वो एनडीए के साथ रहें, अब मन मार के रहें, चाहे जैसे भी रहें, लेकिन है अब उसी में से अगर कोई बीच का रास्ता निकल जाता है तब तो ठीक बात है। नहीं तो मुझे लगता है कि उनके पार्टी में भी थोड़ा बवाल तो मचेगा, खासतौर से जो अल्पसंख्यक है, उनका जनाधार है बिहार में, वो जरूर कुछ ना कुछ तो लाइन लेगा, बदलेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू, खासकर चंद्रबाबू नायडू की भी बात हम कर रहे हैं, नीतीश बाबू अगर साथ देते हैं वक्फ संशोधन बिल दोस्तों, और उस पर बहुत सारी बातें होती रही हैं, और खासकर जब ये कल से जब पार्लियामेंट का दूसरा कार्यकाल जो है, बजट सत्र का दूसरा सेशन फेज कहें तो उसकी शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं फंसी हुई लगती है यहाँ पर नीतीश बाबू की पार्टी भी, और फंसी हुई लगती है उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी। इसकी हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा ये भी कर रहे हैं हम कि आखिर इतने बाबाओं को बिहार में उतार कर बीजेपी क्या करना चाहती है, और एक साथ एक नहीं 5-5, 6-6 जो धर्म गुरु हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको बिहार में उतारने का क्या मकसद है। जरा इसको भी समझना बहुत थोड़ा और अंदर तक डिकोड करना जरूरी है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या बिहार में इस बार की राजनीति को, और उसमें भी बीजेपी एक अलग ढंग की राजनीति करना चाहती है, या बीजेपी इसको
गुजरात की तरह एक प्रयोगशाला बनाना चाहती है? ये जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। हमारे साथ संजय सिंह जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरी आवाज आ रही है ना? संजय जी की आवाज नहीं आ रही है, जरा चेक कर लें। और इधर अमलेंदु जी, आपके पास क्या एक प्रयोगशाला के? जी संजय जी, आ रही आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी भी आ रही है। चलिए पहले अमलेंदु जी, बिहार में बाबाओं की फौज को उतारना क्या मायने रखता है? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार में दो तरीके के प्रयोग कर रही है। एक तो बिहार को नई प्रयोगशाला बनाई जा रही है। निश्चित तौर पे ये सही है कि बिहार एक नई प्रयोगशाला बनेगी, और शायद अभी तक जो कहा जाता रहा है कि साहब वो मंडल और कमंडल की लड़ाई जो है उसमें कमंडल हारता रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अब ये बताना चाहती है कि मंडल और कमंडल की लड़ाई में भी मंडल जीतेगा, और खासतौर से बिहार की जमीन पर जीतेगा। शायद ये बताना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और उन्होंने उसको सामाजिक न्याय से जिस तरीके से जोड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जातिगत जनगणना के खिलाफ तो खुलकर आ चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम उनके नेता जो हैं वो सब जातिगत जनगणना के विरोध में अपनी बातें कह चुके हैं और नारे उनके खिलाफ दे चुके हैं। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी ये टेस्ट करना चाहती है कि मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल कितना भारी रहता है, खासतौर से जो बिहार जो मतलब मंडल की जमीन समझी जाती है, वहीं अगर मंडल को शिकस्त दे दी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी फिर मनुस्मृति लागू करने की दिशा में देश में आगे बढ़ सकती है। तो बिहार इस तरीके से एक प्रयोगशाला के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है राजीव जी, जो मुझको लगता है। दूसरा उनका प्रयोग जो है वो हिंदू धर्म के साथ है कि तमाम ये जो कथावाचक है राजीव जी, इनको धर्मगुरु कहलवा दिया जाए, ताकि बागेश्वर वाला जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसको भी लोग धर्मगुरु मान लें, और वो श्री श्री रविशंकर उनको भी धर्मगुरु मान लें, और भागवत को भी धर्मगुरु मान लें, और मोदी जी को भी धर्मगुरु मान लें। यानी हिंदू धर्म पर पूरी तरीके से कब्जा जो है ये भारतीय जनता पार्टी कर ले। और जो वक्फ बिल लाया जा रहा है राजीव जी, ये वक्फ बिल जो है ये सिर्फ मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए ही नहीं है। इसके बाद फिर कहा जाएगा कि हमने जब वक्फ बिल ले आए, हमने ये संपत्तियां कब्जा कर ली, तो इन मंदिरों मठों के पास संपत्तियां क्यों रहेंगी, इन पे भी हम रहेंगे। और ये आरएसएस का राजीव जी बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, हिंदू धर्म की तमाम जो स्थल हैं उन पर कब्जा करने का। और चूंकि जैसा कि आज दिग्विजय सिंह ने कहा है, खुलकर कहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है ये हिंदू धर्म वाली तो है ही नहीं, हिंदू धर्म को मानते ही नहीं, और ये कब्जा करना चाहते हैं एक तरीके से। उनका भी कहने का तात्पर्य दिग्विजय सिंह का यही है। तो ये दूसरा प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो हिंदू धर्म के साथ कर रही है कि किस तरीके से हिंदू धर्म की जो जितनी संपत्ति वाले जो मठ या जो मंदिर हैं उन सब पर कब्जा जो है वो आरएसएस का कराया जा सके। एक लंबा प्रोजेक्ट है, उस लंबे प्रोजेक्ट के पीछे एक चीज ये भी है ताकि इन सबको जो है वो बता दिया जाए। अब बताइए वो धीरेन्द्र शास्त्री कोई क्या क्या धर्म जानता है? वो कल का लड़का जो है 25 साल का भी नहीं है, मोदी जी उसको अपना छोटा भाई बता देते हैं। अब वो क्या जानता है धर्म क्या है, पर्ची निकालने लगता है। अरे भाई हमारे यहाँ जो राजीव जी इस जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे 136 जो कथावाचक ही तो है, और सब यही करते हैं, पर्चियां निकालते हैं, सब अच्छे अच्छे से पर्चियां निकालते हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची निकाल दूं अभी यही बैठकर, अगर पर्ची निकालने पे आ जाऊं तो ये एक तरीके से जो प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदू धर्म के साथ भी बहुत बड़ा एक खिलवाड़ जो है, और एक लंबे प्रोजेक्ट के तहत जो है इसमें बीजेपी और आरएसएस काम करती हुई राज्य की दिखाई पड़ती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन संजय जी, आप कैसे देखते हैं, बिहार की बात यहाँ हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश में अब कल से फिर से बजट सेशन का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश बाबू सरेंडर करते हुए नजर आते हैं, और उधर नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्रंप बाबू के सामने सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। तो बात यही है कि इधर नीतीश बाबू ने आखिर सरेंडर क्यों कर दिया है, एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीतीश कुमार सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं में माने जाते रहे हैं, समाजवादी आंदोलन के नेताओं में से माने जाते रहे हैं। और ऐसे में अगर नीतीश बाबू सरेंडर कर दें नरेंद्र मोदी के सामने तो इसके क्या मायने हैं, और उसके अलावा चुनाव जबकि सामने है तब यह करना कितना फायदेमंद है नीतीश कुमार के लिए, जरा आपके जरिए हम समझना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे सब जगह चुनाव जीतने के लिए जो कुछ भी हो सकता है सब करते हैं, और जैसा दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि
वो चुनाव आम आदमी पार्टी हारी नहीं है, उसको हराया गया है, ये जीते नहीं है, इनको जिताया गया है। तो जीतने के लिए सब कुछ किया गया है, उसमें चुनाव आयोग की सेवा या उसका पक्षपात, आप उसको जैसे भी देखिए, जो भी कहिए, वो शामिल है। तो अब बिहार में इनको जीतना है, और खास करके इसलिए जीतना है कि लोकसभा चुनाव में जो कमी हुई उसको कंपनसेट किया जाए और मैसेज दिए जाए कि वो एक बार हो गया था, ठीक है, एक झटका था, लेकिन बीजेपी कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं हुई है, और विधानसभा चुनाव में वो जीतती रहेगी, तो नेचुरली ये मैसेज चला जाएगा। इसलिए उसको बीजेपी को बिहार जीतना ही है किसी भी तरह, इसलिए बिहार में वो सब उपाय कर रही है, और जो सबसे प्रभावी उपाय उसका हिंदुत्व वाला है, उसमें उसने सारी ताकत लगा दी है। और जाहिर है बाकी सब जो प्रयास उसके होते हैं वो चल ही रहे हैं, वो चल ही रहे होंगे, नहीं चलने का उसका भी कोई कारण नहीं। जहां तक नीतीश कुमार के सरेंडर करने की बात है, तो नीतीश कुमार जो थे वो थे, अब वो नहीं है, अब उनको कुर्सी प्यारी है, और जो वो करते रहे हैं वो कुर्सी के लिए करते रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं पिछले 15-20 साल से तो वो कुर्सी पे चिपके हुए हैं, और उसमें उन्होंने कुर्सी पे ही रहने के लिए जो कुछ भी किया है तो किया है, राजनीति तो वो नहीं ही कर रहे हैं। और उनको ये पता है कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उनकी कुर्सी जा सकती है बीजेपी को जीतने के बावजूद, और इधर जीतने पे अगर ये नहीं रहे मोदी के साथ तो मुख्यमंत्री बनना वैसे मुश्किल होगा। तो इसलिए उनको है कि किसी भी तरह जीतना है, इसलिए इधर रहे। ये तो एक पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि जैसे बीजेपी ने सबको डराकर धमकाकर परेशान करके रखा हुआ है, वो इनके साथ भी होगा। तो जाहिर है वो इस उम्र में, और अब इस पड़ाव पे, उम्र के इस पड़ाव पे इतने दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद वो सब क्यों झेलने जाए। उनके लिए जो सस्ता आसान तरीका है उसको उन्होंने चुन लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब अभी तक पक्का है। वो अगर उनको लगेगा कि वो बीजेपी हार भी सकती है या बीजेपी के साथ उनको नुकसान हो सकता है, तो उनको पलटने में 1 मिनट नहीं लगेगा, वो फिर पलट जाएंगे। तो इसलिए अभी बीजेपी की ताकत, या बीजेपी जिस ढंग से लड़ाई लड़ रही है, लड़ने की कोशिश कर रही है, वो उनको अच्छा या मजबूत लग रहा है, तो वो बीजेपी के साथ है, और तब तक रहेंगे जब तक उन्हें लगेगा कि बीजेपी से फायदा है। और बीजेपी से फायदा है ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ये केंद्र प्रकार, महाराष्ट्र में कितने आरोप हैं, हरियाणा के कितने आरोप नजर आ रहे हैं, दिल्ली में जीतने के लिए क्या क्या किया, वो सब नजर आ रहे हैं। तो इसका अगर इस पे कार्रवाई होगी तो जब होगी तब होगी। फिलहाल तो ये चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो इसलिए इनको उम्मीद है, या किसी को भी उम्मीद होगी कि बीजेपी ही जीतेगी। तो बीजेपी ही जीतेगी, तो जिसको सत्ता प्यारी है वो बीजेपी के साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि यही है, और इतना ही हो रहा है। बीजेपी अपनी तरफ से जीतने के सारे उपाय लगा रही है, उसमें हिंदुत्व वाला एजेंडा उसने ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा है इस बार, या उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बाकी सब जो वो करती है कर ही रही है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, उनको सत्ता प्यारी है, कुर्सी चाहिए, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। मोटा मोटी यही बात है, अभी इतना ही नजर आ रहा है। अब आगे अगर कुछ स्थितियां बदलेंगी, अगर चुनाव आयोग कोई एक्शन ले ले, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले ले, और कुछ ड्रास्टिक हो जाए वोटर लिस्ट के मामले में या कुछ ऐसा, तो अलग बात है, फिर तुरंत पता चलेगा कि स्थिति बदल रही है। तो हो सकता है कि ये लोग पलटी मारे, और वो सब तब समझ में आएगा। लेकिन जब तक चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, या जो पुरानी जीती हुई पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होने वाला है। बीजेपी अपने रास्ते चल रही है, और नीतीश कुमार उसके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, कैसे आप देखते हैं इतने बाबाओं की फौज उतार देना, और बाबाओं के बयान सुनिए, अजीबो गरीब बयान, बहुत ही भयंकर भयानक बयान ये लोग दे रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों की ऐसी बातों को, अब देखिए धीरेन्द्र शास्त्री, सभी हिंदू एकजुट हों तो भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बनेगा। सदानंद सरस्वती, शंकराचार्य, भारत के संविधान में हिंदुओं को धर्म की शिक्षा देने से रोका गया है, स्कूलों में हिंदू बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। मोहन भागवत, राजनीति में रुचि रखने वाले स्वयंसेवक भाजपा को अपने करीब इसीलिए पाते हैं क्योंकि उसने अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर के आरएसएस के मुद्दे को पूरा किया। ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान, खासकर धीरेन्द्र शास्त्री, सदानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर, ऐसे लोगों के बयान जो हैं वो, और उसमें भी बिहार में जाकर, बिहार की सियासत को आप बहुत नजदीक से जानते हैं, और नीतीश बाबू की चुप्पी यहां क्या मायने रखती है? प्रेम कुमार जी।
अनम्यूट कीजिए, प्लीज प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी शुक्रिया राजीव जी। एक बात तो यह है कि बाबाओं को एक सुनियोजित तरीके से चुनाव से पहले वहां जुटाया गया है। दूसरी बात है कि जिन बाबाओं के नाम ले रहे हैं उन सबका इतिहास भी पलट कर देखिए, सब किसी न किसी क्राइसिस में तरह तरह से फंसे हुए लोग हैं, देश के कानून का रोज उल्लंघन करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। यहाँ तक कि आप संघ आज कह रहा है कि हमारी नीतियां मिलती हैं, तो संघ की नीतियां तो 1990 से पहले क्या नहीं मिलती थी? 1990 से पहले भी मिलती थी जनसंघ के साथ में, लेकिन संघ का जो ढकोसला है, जो विडंबना है, जो उल्टी सीधी उसकी बात है, वो ये है कि वो करता कुछ है, कहता कुछ है। वो नारा राष्ट्रवाद का देता है, लेकिन मजाल नहीं है कि हथकड़ियों में लाए गए भारतीयों पर एक शब्द बोल दे। वो नारा राष्ट्रवाद का देता है, मजाल नहीं है कि चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दे दे। वो राष्ट्रवाद की बात बोलता है, मजाल नहीं है कि ट्रंप के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपमानित करने पर एक शब्द बोल दे। तो वो जो ढकोसला है आरएसएस का, वो सिर्फ सत्ता की मलाई कैसे चाटा जाए, इसके लिए बहुसंख्यकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो है। उनको हिंदुओं से प्यार वार नहीं है। ये सब जो गलतफहमी इन्होंने पैदा कर रखी है ना कि हिंदुओं के लिए काम करते हैं। कभी ये कहने लगते हैं हिंदू का मतलब ये है, कभी कहते हैं हिंदू में मुसलमान भी शामिल है। अरे जो मन में आता है वो हिंदू को लेकर परिभाषित करते रहते हैं, जब जैसे उनकी इच्छा होती है। तो वो धार्मिक रूप से जिसको हिंदू बोलते हैं उसके लिए भी ये कभी खड़े न हुए हैं, कोई इतिहास अतीत नहीं रहा है। ये सिर्फ सत्ता कैसे, राजनीतिक सत्ता कैसे हासिल की जाए, और जो हिंदू धर्म है, जो सनातन बोलिए, हिंदू बोलिए, जिस नाम से पुकारिए, उसमें कैसे कब्जा रखा जाए, मनुवाद को कैसे जिंदा रखा जाए। वो आज भी देखिए, अभी मैं संजोग से वो छावा फिल्म देखकर लौटा हूं, इसलिए आपके पास लेट से आया हूं। वो जो फिल्म है, मतलब क्या है उस फिल्म में इस तरीके से दिखाया गया, बताया गया है कि खून देखिए, जो भी तब की जो सेना थी, सेना पूरी नहीं लड़ती थी, मराठे लड़ते थे। अरे गैर मराठी लोग क्यों नहीं लड़ता था? इसीलिए हारा, इसीलिए औरंगजेब जीतता था। राजपूत लड़ते थे, गैर राजपूत क्यों नहीं लड़ते थे? अरे तुम्हारी संख्या ही सेना की कम हो जाएगी, तुम क्या लड़ोगे औरंगजेब से? तो इसलिए औरंगजेब की जीत का कारण है। गद्दार सब वहीं बैठे हुए थे, शंभूजी महाराज के दोनों साले उले जो थे सब गद्दारी कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हार का कारण भी पिक्चर में दिखता है। हालांकि उसका एक डार्क पक्ष यह है कि केवल खून और एक नैरेटिव है, उसमें गलत तथ्य भी है, सारी चीजें। लेकिन हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे, मैं इसलिए याद आया कि ये लोग जो इतिहास भी परोस रहे हैं, उस इतिहास में यह दिखता है कि कहीं भी पहले हिंदुओं के नाम पर कोई शासन नहीं चलता था। शासन की अपनी एक शैली होती थी, राजा का राज करने का एक तरीका होता, तो उस हिसाब से चलता है। आज दिखा रहे कि सारी लड़ाई हिंदुओं के नाम पर हो रही थी, स्वराज और हिंदू और तमाम तरीके से बातें, तो डिस्टोर्ट करके बातों को रखा जा रहा है। ये मेरा कहने का तात्पर्य, उदाहरण देने का अर्थ ये है। और आरएसएस तो डिस्टोर्शन का नाम है। रोज उनको कौन अधिकार दिया हिंदू को परिभाषित करने का? ये धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा निकालता है। भाई ये कौन है हिंदू जोड़ो यात्रा निकालने वाला? तो 25-26 साल का नौजवान 28 साल का होगा या 30 साल का होगा, इसमें क्या है? ये हिंदू जोड़ो राष्ट्र करे, क्या काम किया इसने हिंदुओं के लिए कि हिंदू जोड़ो करेंगे? भाई मुसलमान भी जोड़ लो, सिख भी जोड़ लो, ईसाई भी जोड़ लो। देश को जोड़ोगे कि देश को तोड़ोगे? अगर एक को जोड़ने निकलोगे तो बाकी भी तो अलग अलग जुटेंगे, तो फिर देश को तोड़ो। ये इनका कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर को बिहार में क्यों आजमाया जा रहा है? क्योंकि बिहार में सामाजिक तौर पर जो एकजुटता हो रही है, और वो एकजुटता अपोजिशन खेमे में हो रही है, और जिस तरीके से आरक्षण को खाया गया है, जिस तरीके से आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से 90% आबादी की पूरे देश में हिस्सेदारी नहीं है, ये सवाल बिहार में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी काट के लिए
ये वही तरीका लेकर के आ गए हिंदू हिंदू करने। और सही बात है, इनको हिंदुओं के ही सवाल पर, कसौटी पर परखना चाहिए। कहां रहते हो तुम जब हिंदुओं की रक्षा का सवाल आता है? भाई देश में भुखमरी में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं, कोरोना में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं, बॉर्डर पे सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं, तो कहां बॉर्डर की रक्षा हो रही है, न हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है, न आत्मसम्मान की रक्षा हो रही है। क्या हिंदुस्तान का जब आत्मसम्मान गिरवी रखा जा रहा है तो क्या इसमें हिंदू नहीं है क्या? तो यहां पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है, इसलिए तरह तरह से भ्रमित कर रहे हैं और बिहार में ये इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से काउंटर चल रहा है, तेजस्वी यादव ने आज दिव्यांगों के बीच में जो रैली की, दिव्यांग के लिए आज तेजस्वी यादव को बोलना पड़ रहा है। भाई दिव्यांग शब्द नरेंद्र मोदी ने आकर के दिया, क्या भला हुआ विकलांग समाज का? आप बात कर लीजिए किसी दिव्यांग से तो वो बताएंगे कि कैसे कैसे उनके अधिकार और कम हुए हैं। भाई यात्रा में पहले दिव्यांग को जो सुविधाएं मिलती थी वो सारी सुविधाएं अब कहां हैं? और दूसरी चीजों में भी सारी चीजें बदल दी गई है, छीन ली गई है। तो ये भी एक रिजर्वेशन, भाई रिजर्वेशन के लिए दिव्यांग से उपयुक्त कौन हो सकता है? सबसे प्राकृतिक हक है रिजर्वेशन पर दिव्यांग का, तो उसका भी हक आप छीन रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर के जवाब देने की उनकी स्थिति नहीं है। इसी वजह से ये हालात बन रहे हैं कि बाबाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक तरह से राजनीतिक रूप से असहाय हो गए हैं, उनको काउंटर नहीं दिख रहा है, कैसे चुनाव लड़े ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब चुनाव की धांधली बेपर्द हो रही है, कोर्ट सवाल पूछने लगा है, चुनाव आयोग को कुछ कुछ बोलना पड़ रहा है। तो अब जब पूरा ये नग्न हो रहे हैं सत्ता हथियाने के तौर तरीकों में, तब ये कैसे सत्ता हथियाए? तो फिर बाबाओं की शरण में मोटे तौर पर यही स्थिति है। जी 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 बिल्कुल, बाबाओं के शरण में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो इस ढंग से दिखाई देती हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू, खासकर अगर बिहार की बात करें तो नीतीश बाबू यहाँ फंसे हुए नजर आते हैं। जरा एक बार फिर जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब निकल पाना, क्योंकि अभी तक तो ये लगता था कि चलो नीतीश कुमार के लिए इधर नहीं तो उधर का रास्ता भी है, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर अभी पिछले दिनों बयान दिया है, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव का जो कुनबा है वो काफ़ी नाराज़ है। और अब एक दूसरे मोड में आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। अब नीतीश कुमार के खिलाफ पहले नहीं बोलते थे, सॉफ्ट थे पहले, लेकिन अब वो सॉफ्ट नजर नहीं आते हैं। क्या जो रास्ता था यहां पर नीतीश बाबू के लिए, वो रास्ता इधर का बंद हो चुका है? पहली बात। दूसरी बात, अब यहां से नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। 4%, 6% का जो उनका अपने कुनबा का जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसके वोट बैंक के अलावा अगर मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक गया तो फिर नीतीश बाबू रहेंगे कहां? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल से नीतीश कुमार भी अवगत है, उनको भी मालूम है। लेकिन मुश्किल यही है कि अब वो जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको खुद भी शायद पता नहीं होगा कि कैसे उनके मुंह से क्या निकल रहा है। जैसे बार बार हो रहा है कि उनका या तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा हो गया है। विधानसभा में जिस ढंग की भाषा वो राबड़ी देवी जी के बारे में बोल रहे थे, वो बिहार की पहली, संयुक्त बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और इसके पति को जेल गया। तो अब लालू प्रसाद किसी हालत में भी आपसे बड़े रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी कहा जाए या छात्र राजनीति में भी देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव छात्र संघ के अध्यक्ष थे और आप उस समय कुछ भी नहीं थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तो वो सारी चीजें हैं। तो जिस ढंग की भाषा वो बोल रहे हैं और जिस ढंग से रविशंकर प्रसाद का पैर छूने के लिए लपक लिए, तो ये सारी बातें हैं। अब वो मतलब क्या कहा जाए, हमारे जैसे लोग जो उनको थोड़ा बहुत करीब से जानते रहे हैं, और उनको बहुत आश्चर्य होता है कि भाई वो क्या कर क्या रहे हैं और क्या उनके मुंह से निकल क्या रहा है। और जिस ढंग के मतलब अब उनके सामने देखिए विकल्प नहीं है। सही बात तो यही है कि अब उनके पास विकल्प नहीं है। एक तो उनको लगता है कि उनको रिकॉर्ड पूरा करना है कि हम सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं या रहे, तो एक तो ये उनके दिमाग में बात घूम रही होगी। दूसरा ये कि बेटे निशांत को वो राजनीति में, बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। अब वो स्थापित किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनकी सोच की बात है। लेकिन ये तो सही है जो तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड लिया है, जिस ढंग से वो
बोलना शुरू कर दिया नीतीश कुमार के बारे में। आमतौर पर नहीं बोलते थे, हालांकि हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को उनके राजनीतिक हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को अपनी तैयारी अपने बूते करना चाहिए। कांग्रेस को, आरजेडी को, वाम दलों को मिलकर के उनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। अब उनकी उम्मीद थोड़ी है कि वो इधर आएंगे कि उधर जाएंगे, क्या करेंगे। हमको लगता है कुछ दिनों में अपने आप को खुद ही इरेलीवेंट कर लेंगे, वो अप्रासंगिक भी हो सकते हैं, ऐसी बात भी है। और उनका राजनीतिक भविष्य तो देखिएगा, जब विधानसभा के चुनाव में टिकट जब बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी अपने कैबिनेट मंत्री बनवाई है, 7 कैबिनेट मंत्री बनवाया, उसमें एक आदमी भी इनका शामिल नहीं किया, उसी तरह से वो यही कहेगा कि भाई जितने हमारे विधायक हैं उसके हिसाब से हमको टिकट चाहिए, उतने उम्मीदवार हमारे होंगे, जितना आपके पास है उससे थोड़ा ज़्यादा आप ले लीजिए और उससे अधिक तो नहीं दे सकते आपको। फिर इस बार वो चिराग को भी देना पड़ेगा। चिराग पासवान के पास भी 5-6 सांसद भी हैं, तो उनको भी देना पड़ेगा। फिर उधर जीतन राम मांझी के लोगों को भी देना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट के चक्कर में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी नीतीश कुमार की जनता दल यू की। उनकी सीटें कम होगी और उस पर वो क्या रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर जीत करके कितने लोग आते हैं, ये भी देखने वाली बात है। मैं देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ राजीव जी कि बिहार के लोग अब इस कुशासन से तंग आ चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का और इसका नीतीश कुमार जी का भी रहा है, जो सुशासन की बातें कर रहे थे। अब बिहार से जो खबरें आ रही हैं कि भ्रष्टाचार इतना कॉमन हो गया है, किसी भी मामले में छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं रह गई है, कोई कंट्रोल नहीं है। और नीतीश कुमार जी के सारे राजनीतिक फैसले जो भी होते हैं वो कुछ गिने चुने जो ब्यूरोक्रेट हैं बिहार के, वो लोग फैसले लेते हैं, उनके फैसले से सारा काम चल रहा है। और ऐसी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी तो बार बार ये लंपट बाबा जो हैं, इनके बारे में तो क्या कहा जाए, जिस ढंग की एक एक्टिविटी चलाते हैं ये, उनका एक सहारा है उनके लिए, लेकिन बिहार में कभी इनको प्रश्रय नहीं दिया। देखिए कमंडल को लालू प्रसाद यादव ने ही रोका था, आडवाणी जी के रथ यात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने ही रोका था, और अभी भी वो नॉन कंप्रोमाइजिंग है, मतलब कम्युनलिज्म के खिलाफ वो किसी तरह से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, न करने वाले हैं वो। भले उनको जेल जाना पड़ा, उनकी राजनीति को चौपट कराया गया। हालांकि देखिए उसी जो भाजपा बार बार चिल्लाती है चारा चोर कहती है, उसी चारा घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा को सजा हुई थी, उसी चारा घोटाले में अभिराम शर्मा जी को भी सजा हुई थी, और जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे आज नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती, कभी हमारा मीडिया भी इस बारे में नहीं कहता है कि नहीं जगन्नाथ मिश्रा भी चारा चोर थे। अगर फैसले की बात है, सजा की बात है, तो उनको भी सजा हुई थी, तो ये बात बोलना चाहिए। लेकिन हमारा मीडिया भी इस बारे में सोचता नहीं है, कभी बोलता नहीं है। तो इनकी जो अंतिम वही है कोशिश है कि कैसे हिंदू पोलराइज हो जाए, हिंदू मुसलमान का चुनाव हो जाए। अब डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार ऐसे में क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि अभी तक उनकी चुप्पी जो है वो बहुत रहस्यमय है, और कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि अब शायद उधर भी कोई उपाय नहीं है, इधर जैसे भी है जी मर करके इधर ही रहा जाए। तो अगर ये है तो फिर बिहार के लोग उनको खारिज करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी आपको क्या लगता है प्रेम कुमार जी? देखिए एक बात तो बहुत सही कह रहे हैं जयशंकर जी के, बिहार में सांप्रदायिक राजनीति कभी चढ़ी नहीं है पूरे दौर में देखा जाए, और नीतीश कुमार की मौजूदगी भी एक बैलेंसिंग फैक्टर रही है। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार के कमजोर होते जाने से, उनकी विश्वसनीयता घटते जाने से ये फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर कमजोर हुआ है, और बीजेपी की ताकत भी बढ़ी है। लेकिन जब से बिहार में कम से कम इंडिया गठबंधन का लघु रूप महागठबंधन रहा, तो वो ताकतें बैलेंस करने की कोशिश करती रही। लेकिन ये इसके बावजूद ये सच है कि जब एनडीए नीतीश कुमार के साथ एकजुट हो जाता है तो उनकी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, नीतीश कुमार के कमजोर होने या फिर एलजेपी के भी दो हिस्सों में बदल जाने और पीके के चुनाव मैदान में आ जाने के बाद ये बिहार का एक तरह से रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस नए सिरे से हुआ है। और जो बीता चुनाव था उसको देखे और आज को देखे तो बीते चुनाव में
मतलब लगभग जीत ही गया था महागठबंधन। तो इस चुनाव में अब ये मौके और स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव के बाद इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ। वहां पर इंडिया गठबंधन की ताकत पहले से बेहतर दिखी, राजनीतिक जो गठबंधन है वो भी मजबूत हुआ, कॉन्फिडेंस भी आया, नारे भी चले, उस नारे पर पूरा देश झूमा। तो ये सारी स्थितियां हैं जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लीडरशिप को बिहार में एक अलग किस्म से एस्टैब्लिश कर रही है और उम्मीद पैदा कर रही है। और नहीं तो इतना जोर इनको नहीं लगाना पड़ता कि बाबाओं को पहले बाबाओं की फौज भेज रहे हैं। ऐसा पहले कहाँ होता था, केवल बाबा मोहन भागवत जाते थे और वो एक तरह से हरा के ही आते थे। लेकिन इस बार बाबा मोहन भागवत के लीडरशिप में कई बाबाओं को भेज दिया गया है। तो ये फर्क है, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि बिहार जो है एक नए तरीके के समीकरण में है। और हमें ये साफ साफ महसूस हो रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन और लेफ्ट का गठबंधन अपने आप में अब इतना सक्षम हो चुका है कि वो एनडीए को हरा देगा। और नीतीश कुमार क्या करते नहीं करते, अब वो सही में इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। वो नहीं है, अगर वो उधर रहे तब भी पिछला इलेक्शन हमने देखा है, और इधर आ जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो फिर एक नए सिरे से समीकरण बनता है। तो लेकिन उनको छोड़ करके भी हम देखें तो अब बीजेपी भी मजबूत हुई है, ये भी सच है, और इधर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन भी मजबूत हुआ है, लेफ्ट भी मजबूत हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो हरास है वो हरास नीतीश कुमार का है। बाकी जो सियासत है वो दो ध्रुवों में बटी है, और महागठबंधन एक जबरदस्त चुनौती के साथ में मैदान में दिखेगा। जी 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 संजय जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महागठबंधन बनाम एनडीए, और बिहार में अगर देखा जाए तो, और उसमें भी एनडीए में जीतन राम मांझी अलग नजर आते हैं। उन्होंने अभी शक्ति प्रदर्शन किया भी था, उसमें थोड़ी देर के लिए नीतीश बाबू गए, 15 सेकंड के लिए बोल के आ गए, 15 सेकंड सिर्फ मुंह खोले। इसलिए ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहाँ नीतीश बाबू का कुनबा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है आपको? क्या यहाँ चुनाव से पहले एनडीए में खासकर बहुत कुछ होते हुए दिखाई देता है? बिल्कुल, माने नीतीश कुमार की हताशा है कि उनको राबड़ी देवी के बारे में इस समय ये बोलना पड़ा। मैंने लिखा था कि जब रेखाओं का कमाल सामने है, डिग्री की चर्चा नहीं है, तो राबड़ी देवी कैसे खराब थी या किस मामले में कमजोर थी? तो राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाना तो कहीं से गलत नहीं लगता है। अब उस समय तो भले लगता था, अब तो कहीं से गलत नहीं लगता है। तो अब राबड़ी देवी की चर्चा करना तो कोई मायने ही नहीं रखता है, जब डिग्री की भी बात हो रही है और कैसे कैसे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, जब सब देखा गया है। तो उसमें अगर नीतीश कुमार को अभी राबड़ी देवी की चर्चा करनी पड़ी है और इस भाषा, इस शैली में विधानसभा में, तो समझा जा सकता है कि वो उनकी हताशा है। और हताशा क्यों है? वो अपनी जगह है। नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, उनकी हालत खराब है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जो करती है वो सब इतना जोर शोर से करती है, और उसको जिस ढंग से कामयाबी मिली है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उससे लगता है कि इनको उस पर भरोसा है। और हिंदुत्व का जो जोर है वो इसीलिए लगाया गया है कि वो शायद इस बार चल जाए। शायद इस बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में जैसा सब लोग कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो सांप्रदायिकता वैसी नहीं है जैसी और जगह हो जाती है, बिहार में नहीं है। लेकिन जो प्रचार किया गया है बीजेपी का कि बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, मुसलमान बहुत बढ़ जाएंगे, मुसलमान बहुत चढ़ जाएंगे, और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जैसे अभी कहा कि हिंदुत्व की शिक्षा की जरूरत क्या है, और कहा जा रहा है कि मदरसा में पढ़ाई होती है तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, तो हिंदुत्व में फायदा कैसे होगा? वो तमाम बातें हैं। लेकिन लॉजिकली तो बात हो नहीं रही है, वो सिर्फ एक तरफा प्रचार हो रहा है कि अगर बीजेपी नहीं तो हिंदुत्व खत्म, अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदुत्व का ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। जैसे ये प्रचार करना कि संविधान में मुसलमानों को ये सुविधा दे दी गई है और वो अपने धर्म के, संविधान में यही है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार, उसका जो नियम है उसके अनुसार उसका पालन करेंगे, उसके अनुसार रह सकते हैं। तो उसमें अगर उनको संविधान में ये आजादी है कि अपने धर्म का पालन करेंगे और उनके धर्म में 4 शादियां करने का रिवाज है, तो आपको ऐतराज ही नहीं होना चाहिए। आप अपना कीजिए, वो अपना करें। और अगर आप एक करेंगे
और सबका एक करना चाहते हैं, तो क्या सबको दफनाया जाएगा या सबको जलाया जाएगा? ये आप कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो बेकार की फालतू की बात है, सब करना ही बेकार है। तो जाहिर है कि हर धर्म के लोग अपने नियमों का पालन करेंगे और ये संविधान में है। तो अब आप उसके लिए संविधान को दोष देंगे और आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। और बिहार जैसे राज्य में इस तरह की चीजें लोगों को मेजोरिटी को समझाई जा सकती है और लोग मान लेंगे कि हाँ ये तो हिंदुत्व का नुकसान हो जाएगा। ये तो इसलिए दलितों की बात होते हुए भी मुझे लगता है कि इस बार हिंदुत्व पे इसलिए जोर है कि उसका फायदा मिलने की उम्मीद है इन लोगों को, और मुझे लगता है कि मिल भी जाएगा क्योंकि जिस ढंग से इन लोगों ने प्रचार किया है और जो कन्वे किया गया है और जो वो जा रहा है अंदर तक, माने ठीक है कि पढ़ा लिखा आदमी समझता है, लेकिन उस पर भी वो हिंदुत्व का असर इतना ज्यादा है कि वो कुछ कहने लायक नहीं। और उस चक्कर में लोग जो है शायद वोट दे दे, माने अभी नहीं, अभी तो यही कहा जा सकता है शायद, लेकिन जो स्थितियां हैं आगे चल के क्या होगा, कैसे क्या टर्न लेगा, उसको कैसे काउंटर किया जाएगा, वो सारी बातें अपनी जगह हैं और वो सब कितना इफेक्टिव होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि हिंदुत्व ही सबसे इफेक्टिव होगा और उसके लिए वो उस ढंग से काम कर रही है। जो दिखाई दे रहा है इसके अलावा, जो अंदर भीड़ में लोगों के अंदर घुसकर घर घर जाकर जो बताया जा रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है और बीजेपी नहीं रही तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा, हिंदू ही नहीं बचेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह से जो कन्विंस किया गया है कम पढ़े लिखे लोगों को, माने बिल्कुल कट्टर लोगों को, या तरह जो उनके वोटर हो सकते हैं उन सब लोगों को, वो काफी इफेक्टिव हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। और बिहार की सियासत में भी बहुत कुछ होना बाकी है। और इधर कल से जब पार्लियामेंट का सेशन फिर से स्टार्ट हो रहा है, बजट सेशन दूसरा टर्म, तो बहुत कुछ उससे भी निकल के आएगा। कहाँ कहाँ सरेंडर कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, ये भी समझ में आएगा, और विपक्ष कैसे घेरता है ये भी समझ में आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर होते हुए नजर आ रहे हैं, बाबाओं की फौज वहां उतार के। चलिए आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। हमारे बहुत सारे साथी इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में लगे हुए हैं, सबका ध्यान उधर है क्योंकि फाइनल मैच चल रहा है। भारत का 3 विकेट भारत के गिर चुके हैं। बढ़िया खेल रही थी इंडियन टीम, लेकिन अचानक लड़खड़ा गई और एक के बाद एक 3 बड़े जो शुरुआती खिलाड़ी हैं उसका झटका भारत को लग चुका है। 122 रन पे 3 विकेट, जिसमें रोहित शर्मा भी जा चुके हैं, जिसमें विराट कोहली जा चुके हैं, शुभमन गिल जा चुके हैं, ये सब आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा 76 रन बना के आउट हो गए, 3 छक्के मारे थे। शुभमन गिल 31 रन पे आउट हुए और विराट कोहली तो सिर्फ 1 रन पे आउट हुए। एक बड़ा मैच, और इस मैच में विराट कोहली से एक उम्मीद रही होगी, लेकिन इस मैच में विराट कोहली मात्र 1 रन पे आउट हो गए। 3 विकेट अभी गिरने के बाद और एक ज़बरदस्त प्रेशर है भारतीय टीम पे, क्योंकि जहां पर यह मैच हो रहा है दुबई में, भारत के हिसाब से कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, भारत ने कहा था, और दुबई में उसी ग्राउंड पे भारत लगातार तमाम मैचों को खेला है। और उसके बाद अगर आज ये मैच भारत की टीम हारती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ज़रा सोचिएगा। क्या जय शाह की जिम्मेदारी नहीं होगी? चलिए खैर, आज इसका